जो इरादे हैं तुम्हारे पक्के और है सच्ची लगन, तो बाधाओं की तपन भी लगने लगेगी शीतल पवन। मंजिलें खुद ब खुद आएंगी चूमने तुम्हारे कदम, बेशक नाप लोगे तुम सफलताओं के सारे गगन। मेरा नाम मंजुला भालोठिया है और मैं अभी प्रेजेंटली हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा रोडवेज़ जींद में काम करती हूँ। और अभी यूपी हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल ही आया है और उसमें मैंने टॉप किया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। लग रहा है कि मुकाम हासिल कर लिया, जो 5 साल का सपना था वो आज पूरा हो गया है। मैडम, आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ काम किया और ये इसका कैसे? सर बेसिकली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है भालोट की ढानी, पर मेरे फादर का बिज़नेस जयपुर में है, तो मैं पढ़ाई मेरी सारी वहीं से हुई है, स्कूलिंग जयपुर से हुई है। और उसके बाद मैं कॉलेज सोफिया अजमेर में है, सोफिया कॉलेज कॉन्वेंट कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। क्योंकि पढ़ाई में मैं काफ़ी शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, 12th भी आर्ट्स, मैंने स्कूल की टॉपर थी मैं CBSE की, और उसके बाद भी डिस्टिंक्शन थी ग्रेजुएशन में। तो फादर साहब को मैंने एक दिन अपना ड्रीम बताया कि अब मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ, तो विद इन अ वीक उन्होंने सारा प्रोग्राम कर लिया और फिर मेरा एडमिशन लीड्स बिज़नेस स्कूल, लीड्स यूनिवर्सिटी UK में हो गया। तो उसके बाद मैं वहाँ MBA करने के लिए गई और वहाँ पे भी मेरे 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है और वहाँ पे मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हो गया बार्कलेज बैंक में। तो खुशखबरी जब मैंने फादर साहब को दी फ़ोन करके, तो वो बहुत खुश हुए पहले तो, और पर बोले कि बेटा अब हम चाहते हैं कि तुम वापस इंडिया आ जाओ, तुम्हारी इच्छा हमने पूरी की, तुमने अच्छी पढ़ाई की, बट इंडिया में ही कुछ करो आके तो बात है। तो मैंने यही उचित समझा और फिर मैं इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद काफ़ी बैंक से मुझे ऑफ़र्स आए, काफ़ी कंपनी से भी ऑफ़र आए, पर फादर साहब ने कहा कि आप अपना ही कुछ करो, क्योंकि मेरे फादर का भी रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो बिज़नेस फैमिली है तो जॉब को कम ही महत्वता देते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं एक्सपोर्ट हाउस खोलती हूँ, तो वो शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया। तो ऐसे लॉ की पढ़ाई करती रही और जब लॉ पढ़ने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो अच्छा लग रहा था अपने अधिकारों को जान के, अपनी ड्यूटीज़ को पहचान के कि देश का कानून क्या है ये पता लग रहा था और हम इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो 2009 में मेरी शादी यहाँ रोहतक हरियाणा में हो गई। तो एक पल तो लगा शायद चीज़ें मुश्किल होंगी, बट मेरे इन लॉज काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे, और सबसे अच्छी बात थी कि एजुकेटेड फैमिली है। मेरे जो बड़ ससुर हैं, हस्बैंड के जो दादाजी हैं, वो भी हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, तो मुझे किसी भी तरह का वो हिचक महसूस नहीं हुई। उनका भी काफ़ी प्रोत्साहन हमेशा से रहा और शुरू में मैं सर ढक के रखती थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए बेटी हो, तो जैसे तुम जयपुर में रहती थी तुम वैसे ही रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पर्दा करने की, तुम जो पहनती थी जीन्स पहनो, तुम जैसे थी वैसी रहो, बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ओरिजिनल ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो बस दादाजी का कहना था और मैं वैसे रहने लग गई। और मेरे ससुर साहब का भी पूरा प्रोत्साहन था, उन्होंने बहू तो कभी समझा ही नहीं, बेटी से भी बढ़कर मुझे प्यार किया और प्रोत्साहन दिया। तो वो काफ़ी कहते थे कि बेटा घर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मदर इन लॉ भी IC कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो और आसपास में सेक्टर में देखती थी तो सभी जॉब करती थी यहाँ पे लेडीज़। तो घर पे जैसे कोई आता था वो पूछता था एजुकेशन, फिर कहते आप लंदन से पढ़े हुए हो और अब क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं घर संभालती हूँ। तो हरियाणा में एजुकेशन वैसे ही बहुत अच्छी है और लेडीज़ तो काफ़ी आगे हैं राजस्थान के मुकाबले, बराबर का उनका रोल रहता है हर चीज़ में। तो सब कहते कि नहीं बेटा जॉब करो आप, ऐसे इतना पढ़ने लिखने के बाद तो लगा जॉब में क्या करूं। यूँ पहला सवाल ये था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया था, बहुत सारी लैंग्वेज का था, कल्चरल डिफरेंसेस भी काफ़ी थे, पर फैमिली का पूरा सपोर्ट था हमेशा से।
तो फिर सबने सजेस्ट किया कि तुम नेट कर लो, क्योंकि सभी टीचिंग लाइन में थे तो इनको ये लाइन ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। तो फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया। 2 महीने की तैयारी में ही मेरा नेट हो गया। तो अड़ोस पड़ोस में बोले कि तुम पहले दे के देखो, 3-4 बार में ट्राई करोगी तो नेट हो जाएगा। तो जब 2 महीने में नेट क्वालिफाई हो गया तो सब बहुत खुश हुए। एंड मेरी मदर इन लॉ का पहला डायलॉग था कि तुम तो होशियार हो, हम तो सोच रहे थे कि तुम नहीं हो। मैंने कहा बस जी आपका आशीर्वाद है। फिर उसके बाद मैं बेसिकली मुझे लगा कुछ करना चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मैं IAS की तैयारी करना चाह रही थी, बट क्योंकि तब तक मैं 30 की हो चुकी थी तो वो चांस तो चला गया था। और फिर बेटी हो गई, फिर मैं एक बार गृहस्थी में बिज़ी हो गई, बेटी को बड़ा किया, फिर बेटा हो गया। फिर जब बेटा 1 साल का हो गया, उसका 14 जनवरी 2015 को बर्थडे था, तो उस दिन मैंने अपने फादर साहब को बोला कि पापा अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो पापा ने कहा बेटा हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, और बोले कि तुम बच्चों को मेरे हवाले कर दो। पहले भी उन्हीं के हवाले थे, बट उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, आगे बढ़ के उन्होंने कहा बच्चे मैं रखूँगा, तुम पढ़ो। फिर मुझे लगा कि मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, और इनका पूरा सहयोग था। जैसे मैं बेटा 1 साल का था तो उसे फीड करा के सुबह 4 बजे पापा के पास छोड़ जाती थी, क्योंकि मैं उठती वो मेरे साथ उठ जाता था, पापा रखते। और फिर 9 बजे मैं यहाँ MD लाइब्रेरी में जाती थी, MDU में, तो पापा ही मुझे टाइमली भेजते थे। वो घड़ी की तरफ देखते रहते, 9 बज गए तुम अभी तक गई नहीं हो। मैं फटाफट जो भी छोटे मोटे काम होते थे, और मैं साथ में यहाँ पे भुंगड़े बोलते हैं उसको, चने, वो लेके जाती थी, और एक एप्पल और एक केला साथ में लेके जाती थी खाने के लिए। और दोपहर को मैं एक बार बेटे को फीड कराने आती थी, पापा जब तक रिटायर हो चुके थे। और तो मम्मी कॉलेज चले जाते थे। पीछे से 1 साल के बच्चे को रखना बहुत मुश्किल होता है, बीइंग मदर मुझे पता है। और फिर अगर बच्चे को एक जेंट्स रख रहे हैं तो वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए। तो पापा ने वो बहुत बखूबी निभाई, क्योंकि मैं बीच में एक बार ब्रेक के लिए भी आती थी, तो वो कोशिश ये करते थे कि मैं फटाफट उसको फीड करा के और वापस चली जाऊँ पढ़ने के लिए। फिर मैं शाम को 6 बजे आती थी, तो तब तक पीछे से दोनों बच्चों को पापा ही रखते थे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की थी। और मुझे कई बार गिल्टी फील भी होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और कई बार लोगों से सुनने को भी मिल जाता था कि भाई तुम तो सारा दिन लाइब्रेरी रहती हो। पर क्योंकि पापा का पूरा सपोर्ट था, उन्हें दिख रहा था मैं कुछ कर सकती हूँ, तो विद इन 1 ईयर फिर मेरा ADA में सिलेक्शन हो गया। एग्ज़ाम दिया, उसमें भी बहुत अच्छी रैंक आई, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा हौसला मिला, और उन्होंने कहा कि तुम और आगे बढ़ सकती हो। फिर हमने, तब तक मैं 35 की हो चुकी थी, तो हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हारी एलिजिबिलिटी हो गई है हायर जुडिशरी के लिए। हायर जुडिशरी में मिनिमम 35 एज होती है, और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वो मेरा हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आगे पढ़ाई बंद मत करो, जॉब लगने के साथ साथ तुम अब कंटिन्यू करो। तो चीज़ें फिर एक बार मुश्किल होने लगी, क्योंकि बच्चे और जॉब, मेरी पोस्टिंग जींद थी, तो वहाँ से आना जाना और घर को भी संभालना साथ में। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो डर भी लग रहा था काफ़ी कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना विश्वास पूरे परिवार का, क्या मैं, वो फिनो पेमेंट में सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, और उन्हें हरियाणा का स्टेट हेड का डिपार्टमेंट मिला हुआ था। काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, क्योंकि उन्होंने ITM गुड़गांव से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद नारसी मुंजी बॉम्बे से MBA किया हुआ था फाइनेंस में। तो अपना करियर दाव पे लगाना, वो भी जेंट्स, और हरियाणा में, तो लाइक इट वाज इम्पॉसिबल लग रहा था कि मुश्किल है। और मैं सोसाइटी को बहुत बड़ा चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि देखो परिवार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, फैमिली समझ रही थी, मेरे जज्बे को भी समझ रही थी, और मेरी काबिलियत को तो पता चल ही चुका था उनको। बट क्योंकि सोसाइटी आती, कहते हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी, तुम्हारी वजह से छोड़ दी, ऐसा तुम क्या कर लोगी। और कुछ तो ये भी कहते थे, अरे लग तो गई हो, गैजेटेड ऑफिसर बन गई हो, और क्या चाहिए। तो मैं चुप रहती थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। मैं यूँ सोचती थी मुझे जवाब देने में थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे हस्बैंड को कितना मुश्किल होगा
कि औरत को तुम इस कदर सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा जब वो हंसते हुए सब चीज़ों को सहन कर रहे हैं तो मेरा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ ही होना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो हस्बैंड सुबह, क्योंकि मैं रात को लेट तक पढ़ती थी तो सुबह थोड़ा लेट उठती थी, पर हस्बैंड 4 बजे उठ जाते थे। तो ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों की छोटी मोटी तैयारी वो करना, और मैं 6 बजे उठती थी फिर मैं जॉब पे चली जाती थी। 8 सवा 8 बजे मैं घर से निकल जाती थी, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ जाने में। तो पीछे से बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस उनको लेना, होमवर्क कराना, खाना पीना, और इनफैक्ट मेरा टिफ़िन भी मेरे हस्बैंड ही तैयार करते थे। उनको कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो खुशी खुशी वो करते थे। और कई बार मैं खाना नहीं खाती थी तो डांट भी मारते थे कि टिफ़िन चेक करते थे कि अरे तुमने खाया क्यों नहीं, क्या अच्छा नहीं बना था। मैं कई बार कहती नहीं, टाइम नहीं मिला ऑफिस में, ऐसा था। मैंने कहा नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा बनाते हो आप। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। मैं जॉब कर रही थी, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे और बीइंग मेल संभाल रहे थे। तो दोस्त वगैरह भी आते तो वो खुशी खुशी कहते आई एम अ हाउस हस्बैंड। तो थोड़ा मुश्किल था, पर उनका हौसला और उनकी आंखों की उम्मीद देख के मेरा और जोश बढ़ जाता था। पापा का, फैमिली का पूरा सपोर्ट था ही साथ में। तो ये मैंने टाइम टेबल बनाया, फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया मैंने। तो मेरा 4th अटेम्प्ट था, बीच में कोरोना में 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने उसको लिया कि ये बेस्ट टाइम है पढ़ने का, क्योंकि उस दौरान ऑफिस भी बंद हो गया था, घर पे ही था, घर से ही काम चल रहा था, तो काफ़ी टाइम मिल जाता था। पर दूसरी तरफ ये था कि क्योंकि बच्चे भी घर पे ही थे और उनको ऑनलाइन क्लास में साथ बैठना पड़ता था। तो एक रूम में हस्बैंड बैठते थे उनको लेके, और दूसरा रूम कहते तुम अंदर से बंद करो और तुम पढ़ो। तो मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ती थी ताकि नींद नहीं आए या थकान नहीं हो। और कभी एसी में नहीं रही मैं पढ़ने के लिए, चाहे लू हो, गर्मी हो, मैं वैसे ही पढ़ती थी, ज़मीन पे बैठ के पढ़ती थी। और इस बार जब एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम में मेरे हस्बैंड साथ जाते थे मेरे। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि अनकंडीशनल सपोर्ट था कि तुम्हें पूरी छूट है, तुम जब उठना चाहो तुम उठो, जब तुम्हें सोना है तुम सो, तुम्हें खाना चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, तुम पानी भी मांगोगी तुम्हें बैठे बैठे मिलेगा। इस तरह का सपोर्ट इमेजिनेशन से बाहर था, पर पूरी तरह उन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया, बहुत ईमानदारी से उन्होंने ये रोल निभाया। तो मुझे यूँ लगता था कि देखो, सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, एंड स्पेशली फीमेल्स। क्योंकि मैंने देखा जो मेरे साथ वाले थे वो कहते अरे तुम अभी भी पढ़ रही हो, कैसे पढ़ लेती हो। तो बोले कि नहीं नहीं, शादी के बाद कोई नहीं पढ़ सकता। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये जो अवधारणा है इसको बदलूं। तो इसी के साथ साथ मैं पढ़ती रही और एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, फिर इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं टॉप कर जाऊंगी। तो सोने पे सुहागा हो गया। जब रिज़ल्ट देखा तो हस्बैंड तो रोने लग गए उनके मुंह से तो आवाज़ नहीं निकली, पर मैंने कहा कि ये क्रेडिट आप ही को जाता है। तो ये मेरी स्टोरी थी। मैडम, जब इतने सारी मेहनत, इतने सारे स्ट्रगल के बाद रिजल्ट आया, हस्बैंड आउट हो गए जैसा आपने बताया, हाँ जी, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बच्चों का क्या है? बच्चे जो बेटा है वो तो छोटा है, तो उसे ये नहीं पता कि जुडिशरी क्या होती है। वो मेरे से एक ही सवाल पूछता था, मम्मा हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, हम अगली क्लास में आ गए, आपका एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा। आप, मैं जब भी कहता हूँ मम्मा खेल लो, आप कहते हो मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ने दो, पापा के साथ खेलो, पापा से पूछो। इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी मैं कभी नहीं गई, तो क्योंकि पापा ही साथ जाते थे। कुछ चाहिए पापा से बोलो, खाना चाहिए पापा से बोलो। तो बच्चे अक्सर मुझे ये भी कहते थे कि मम्मा स्कूल में हमें ये पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा नहीं है क्या, क्योंकि खाना है, टिफ़िन है, पापा ने बनाया है, कहीं गए हो पापा ने। मैंने कहा तो तुम क्या जवाब देते हो। तो बेटा कहता नहीं मम्मा है, पर वो सिर्फ पढ़ती रहती हैं तो इस बार जब उसे ये पता चला तो मैंने उसे कहा कि बेटा मम्मा फर्स्ट आई हैं,
तो कहते अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। मैंने कहा हाँ अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बोले कि आप अपनी क्लास में पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। मैंने कहा हाँ बेटा मैं पहुंच गई हूँ। तो बोले कि अब खेलोगी ना हमारे साथ, हमारे स्कूल जाओगी, हमारे लिए सारे काम करोगी। मैंने कहा हाँ बेटा अब बिल्कुल मैं करूँगी। तो बेटे का तो ये रिएक्शन था। और बेटी थोड़ी बड़ी है तो वो समझती है, बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा और बोली कि मम्मा मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसका बहुत सपोर्ट था छोटे भाई को रखना। और कई बार मैं उसे ये भी बोल देती थी कि बेटा देखो पापा को ज़्यादा परेशान मत करो, तो वो समझती है इन चीज़ों को, तो उसका भी बहुत सहयोग था। और बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, पूरा परिवार ही खुश है। मैडम आपने राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, हरियाणा का समाज में देखा है, महिलाओं की दशा भी देखी जी। है, आपने मेंशन भी किया है। जी एक महिला का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि हर महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो फीमेल्स के साथ अपने यहाँ पे जो भी आप यूँ कह लो कि इनजस्टिस जो होता है वो बीइंग इसी वजह से होता है कि उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इस वजह से वो बहुत सी चीज़ें टॉलरेट करती है, वो भले ही पहले शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। उसके दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बैठा हुआ है कि मैं डिपेंडेंट हूँ और मैं आवाज़ नहीं उठा सकती। वो चाह के भी आवाज़ इसीलिए नहीं उठा पाती कि अगर मैंने आवाज़ उठाई और मेरा पीछे से सपोर्ट ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो ये चीज़ जो है, मैं जो भी इसको देख रहे हैं इंटरव्यू को, हर लड़की को, हर महिला को मैं ये कहती हूँ, कोई उम्र नहीं है सपने पूरे करने की। जागो तभी सवेरा है। जिस दिन आप ठान लोगे मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। आधा होमवर्क तो उसी दिन पूरा हो गया जब आप सोच लेते हो कि मुझे करना है। उसके बाद तो आधी ही दौड़ बचती है। आधी दौड़ तो आपकी उसी दिन पूरी हो गई जब आप ये विश्वास कर लेते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैडम अभी आपने अपना मुकाम पा लिया है, अभी आपकी ट्रेनिंग हो गई, तो उसके बाद आप इस पोस्ट पे लगेंगे और क्या क्या बदलाव आप लेके आना चाहते हैं? मैंने तो समाज का बहुत बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पे आप बैठे हैं। सर अभी मेरा सिलेक्शन जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए हुआ है और वाकई में ये बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है, क्योंकि समाज के लिए ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और एक जस्टिस करना बहुत बड़ी बात है। जब इतना ईश्वर ने मुझे मेरे ऊपर ये कृपा की है और मुझे न्यायाधीश के रूप में ऊपर वाले ने चुना है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर किसी को न्याय मिले। और ये है कि न्याय मिले ही नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि जस्टिस शुड नॉट बी डिलीवर्ड, इट सीम्स टू बी डन एज वेल। वो दिखना भी चाहिए जस्टिस। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा न्याय कर सकूं ईमानदारी के साथ, और जो आम लोग हैं जो न्याय के लिए एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनको सही न्याय दिला सकूं और समाज में जो भी बदलाव मैं कर सकूं मैं करना चाहूँगी। ईमानदारी से, शिद्दत के साथ मैं सोसाइटी को समर्पित रहूँगी और न्याय के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। एक आखिरी सवाल, जो महिलाएं शादी के बाद ये मान लेती हैं कि अब तक अगर आप शादी से पहले जो हमने पढ़ लिया कामयाब मतलब हो गए, शादी के बाद तो फुल स्टॉप, अब तो अगले जीवन में ही शायद कुछ संभव हो, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मुझे करना है, आप ज़रूर कर जाओगे। सिर्फ सोचने भर की देरी है। यूँ कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो एक बार शिद्दत से सोच के देखिए। और कोई उम्र नहीं है, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं है। शादी कोई बाधा नहीं है। शादी एक परिपक्वता लाती है और यूँ कहते हैं ना, जिम्मेदारियाँ आती हैं तो आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है। और परेशानियाँ जब भी आए, आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, परेशानियाँ दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे कुछ और बेहतर करवाना चाहता है, निखार चाहता है। कहते हैं ना, तप के ही सोना बनता है, निखरता है। तो अगर ज़िंदगी में थोड़ी तपन है तो उसे महसूस कीजिए और उससे भागिए मत। परेशानियों से भागना समाधान नहीं है, उनका सामना कीजिए। जिस दिन आप सामना करेंगे, परेशानियां खत्म हो जाए, बहुत छोटी लगने लगेंगी। जो हायर कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपको अब सुनेंगे तो वो
कोचिंग के बारे में, कई चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हायर जुडिशरी की स्टार्ट ही 35 साल से शुरू होती है, तो इसमें मोस्टली सब शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं और हो सकता है किसी ना किसी जॉब में है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कोचिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता इस स्टेज में, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए होते हो। तो इसमें तो ये है कि सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प करती है। और साथ में जैसे यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, शमशेर सांगवान हैं, मेरे मामा जी ही लगते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें, क्योंकि मैं जो पढ़ती थी मैं उनको सुना दिया करती थी फ़ोन पे। फिर उन्होंने मेरी राइटिंग पे ऊपर भी काम किया, बल्कि मैं ये सोचती थी कि इस एज में क्या राइटिंग चेंज होगी, बट उन्होंने कहा कि नहीं बेटा होगी चेंज। तो राइटिंग पे मैंने काफ़ी वर्क किया, स्पीच को अपनी काफ़ी इम्प्रूव किया, और जो पढ़ा मैं उनके साथ डिस्कस ज़रूर करती थी, क्योंकि उन्होंने भी लॉ कर रखा है, रिटायरमेंट के बाद लॉ किया है उन्होंने, और सिर्फ उनका पैशन था इसलिए उन्होंने लॉ किया। तो 5 साल तक वो लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। मेरी मेहनत के साथ साथ उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की। वो रोज़ मेरे लिए नए जजमेंट्स ढूंढते थे, नए केस लॉज ढूंढते थे कि बेटा अब ये पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, इसमें ये जजमेंट है। और दिन में रोज़ मैं 1 घंटा उनके साथ डिस्कस करती थी, जो पूरा दिन पढ़ा है वो मैं उनके साथ डिस्कस करती थी। तो सेल्फ स्टडी और एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने पढ़ाई नहीं की हो। इस दौरान मैंने कोई शादी विवाह कोई फंक्शन अटेंड नहीं किए, क्योंकि एक ही चीज़ हो सकती थी कि या तो आप सोशली बहुत एक्टिव रहो या फिर पढ़ाई करो। तो मैंने स्किप नहीं किया, एक भी दिन स्किप नहीं किया। 1 घंटा ही सही मैं पढ़ी ज़रूर, चाहे मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ी, घर पे पढ़ी हूँ, पर मैंने रेगुलरिटी को मेंटेन किया। तो आप सबसे मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक पहली बात ही कहूँगी, आप अपना रूटीन ब्रेक मत कीजिए। रेगुलरिटी बहुत पे करती है, लगातार कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस प्रोफेशन के लिए बहुत डिमांड करती है, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ब्रेक तो लेना ही नहीं है, मंजिल मिलने से पहले रुकना मना है, बस ये बात याद रखिए। थैंक यू। थैंक यू।